हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम करने वाले हैं पेपर कोड BPCG 174 मनोविज्ञान और मीडिया। ये इम्पोर्टेंट सेशन आपके जून एग्जामिनेशन और आगे आने वाले एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। आपको वीडियो अगर पसंद आती है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर करना। और अगर आप इसी तरह की वीडियो और चाहते हैं तो आप इस चैनल से लगातार जुड़े रहिए और इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो इस आज के सेशन में हम करने वाले हैं मनोविज्ञान और मीडिया। तो इस पेपर कोड से रिलेटेड अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है या आप अपनी तैयारी को और अधिक मजबूत करना चाहते हैं तो आप हमसे इससे रिलेटेड गेस्ट पेपर जो है वह परचेज कर सकते हैं। इन गेस्ट पेपर्स में हम इस पेपर कोड से रिलेटेड 25 प्लस सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो कवर करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जामिनेशन की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप इसके सिर्फ इन गेस्ट पेपर को भी यूज कर सकते हैं तो आप आराम से इस एग्जामिनेशन में 90 प्लस स्कोर कर सकते हैं। तो अगर आप गेस्ट पेपर परचेज करना चाहते हैं तो आप सिंपली हमारी वेबसाइट है shop.hindustanknowledge.com, इस पर विजिट कर सकते हैं। इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। तो आप सिंपली यहाँ पर आपको जो भी पेपर कोड चाहिए आप उसे टाइप कर सकते हैं, जैसे BPCG 174। तो आप सिंपली इसको टाइप कर सकते हैं। इससे रिलेटेड आपको गेस्ट पेपर या असाइनमेंट सब कुछ मिल जाएगा। तो आप गेस्ट पेपर पर सिंपली यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर बाय नाउ से आप इसे परचेज कर सकते हैं। अगर आपको किसी प्रकार की क्वेरी है या फिर आप यहाँ पर परचेज नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 9580023321 इन पर आप सिंपली हमें टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं और हम आपको ये प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो आइए अब सेशन को शुरू करते हैं, आज के सेशन को। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, मानव विकास पर मीडिया के नकारात्मक प्रभाव पर चर्चा कीजिए। तो जैसा कि हमने ये पेपर कोड देखा था मनोविज्ञान और मीडिया, तो इसमें हम ह्यूमन के अंदर जो भी और ह्यूमन और मीडिया के अंदर जो भी इंटरसेक्शन होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन ही हम इसमें करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे मानव विकास ह्यूमन डेवलपमेंट पर मीडिया के क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं, क्या क्या नेगेटिव प्रभाव पड़ता है, वो हम देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन हो जाएगा, आज के समय में मीडिया हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, टीवी, मोबाइल और इंटरनेट, सोशल मीडिया और अखबार के माध्यम से हमें दुनिया भर की जानकारी मिलती है। तो मीडिया के अंतर्गत क्या क्या आ जाएगा, टीवी, मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया, अखबार, ये सब कुछ क्या हो जाएगा, मीडिया हो जाएगा। तो मीडिया के कई सकारात्मक पहलू हैं लेकिन इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हैं जो कि हमें आज हाईलाइट करने हैं, जो मानव विकास पर बुरा असर डालते हैं। विशेष रूप से बच्चे और युवाओं पर इसका बहुत ही अधिक प्रभाव देखा जाता है। तो इनको एक एक करके हम देखें। तो मानव विकास के अंदर इसका मानसिक विकास पर प्रभाव पड़ता है, इसमें शारीरिक विकास पर प्रभाव पड़ता है और आगे देखते हैं इसमें सामाजिक विकास पर बच्चों और नैतिक और सांस्कृतिक प्रभाव पड़ता है। और यहाँ पर इसी के साथ ही हम देखते हैं कि शिक्षा पर प्रभाव पड़ता है, गलत जानकारी और अफवाहें होती है। ये सब कुछ मीडिया के द्वारा नकारात्मक कुछ पहलू होते हैं जिनका मानव विकास पर प्रभाव पड़ता है। तो एक एक करके हम इसको देखते हैं। तो मानसिक विकास पर प्रभाव, तो मीडिया में दिखाई जाने वाली हिंसा, अपराध और डरावनी खबरें और नकारात्मक घटनाएं बच्चों और युवाओं पर के मन पर गहरा प्रभाव डालती हैं। बार बार हिंसक दृश्य देखने से बच्चों में आक्रामक व्यवहार बढ़ सकता है। सोशल मीडिया पर दूसरों से तुलना करने की आदत आत्मविश्वास को कम करती है और तनाव, चिंता और अवसाद जैसी समस्याएं बढ़ा सकती है। दूसरा हम देखते हैं कि शारीरिक विकास पर प्रभाव, तो अधिक समय तक मोबाइल या टीवी देखने से सारी गतिविधियां कम हो जाती हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि पहले फिजिकल एक्टिविटीज़ बच्चे बाहर ज़्यादा खेलते थे लेकिन अब वीडियो गेम्स वगैरह उन पर लगातार लगे रहते हैं, तो उनकी फिजिकल जो एक्टिविटी होती है वो कम हो जाती है। बच्चे बाहर खेलना कम कर देते हैं जिससे मोटापा और आँखों की समस्याएँ जैसी दिक्कतें देखी जाती है। देखते हैं हम अक्सर अपने आसपास देखते होंगे कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर भी आंखों की समस्याएं लगातार देखी जा रही हैं। लंबे समय तक स्क्रीन देखने से नींद पर भी बुरा असर पड़ता है। नींद की कमी से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों पर प्रभावित होते हैं नकारात्मक रूप से। अगला पॉइंट हम देखते हैं कि सामाजिक विकास पर प्रभाव, तो मीडिया, विशेषकर हम देखते हैं कि सोशल मीडिया लोगों को वास्तविक जीवन से दूर कर रहा है। लोग आमने सामने बातचीत को कम और ऑनलाइन बातचीत अधिक करने लगे हैं। इससे सामाजिक संबंध कमज़ोर होते हैं। परिवार के साथ समय बिताने की जगह लोग आपस में फ़ोन में व्यस्त रहते हैं। इससे आपसी समझ और भावनात्मक जुड़ाव कम हो जाता है। अगला हम देखते हैं नैतिक और सांस्कृतिक प्रभाव। कई बार मीडिया में अश्लील और या गलत सामग्री दिखाई जाती है जिससे बच्चों और युवाओं के नैतिक मूल्यों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। विदेशी संस्कृति का अधिक प्रभाव होने से
अपनी संस्कृति और परंपराओं से दूरी बढ़ सकती है। विज्ञापनों में दिखाए जाने वाले भौतिक सुख सुविधाओं से लोगों में लालच और असंतोष की भावना बढ़ती है। तो मीडिया के कारण क्या होता है कि नैतिक और सांस्कृतिक प्रभाव जो होता है वो नकारात्मक रूप से पड़ सकता है। जैसे कि हम देखते हैं कि मीडिया के कारण जो वेस्टर्न वैल्यूज़ होती है उनका भी लगातार यहाँ पर प्रभाव देखा जाता है। अगला हम देखते हैं कि शिक्षा पर प्रभाव। तो मीडिया का अधिक उपयोग छात्रों के पढ़ाई के समय को प्रभावित करता है। इसके अंतर्गत सोशल मीडिया, ऑनलाइन गेम और मनोरंजन के कारण पढ़ाई में ध्यान कम लगता है। इससे शैक्षणिक प्रदर्शन पर नकारात्मक असर पड़ता है। कई बार गलत या अधूरी जानकारी भी फैलती है, जिससे भ्रम की स्थिति पैदा होती है। तो शिक्षा पर हम देखते हैं कि इसका जो होता है, हम यहाँ पर नकारात्मक प्रभाव हाईलाइट कर रहे हैं, इसलिए हम ये लिख रहे हैं। लेकिन अगर इसका सकारात्मक प्रभाव अगर हमसे पूछे तो शिक्षा पर हम सकारात्मक प्रभाव भी बता सकते हैं। जैसे कि आप अभी इग्नू के द्वारा जो भी ऑनलाइन एग्जामिनेशन होते हैं उनके लिए तैयारी कर रहे हैं, तो शिक्षा का जो होता है नकारात्मक प्रभाव हमने यहाँ पर हाईलाइट किया है। आगे हम देखते हैं कि गलत जानकारी और अफवाहें। तो सोशल मीडिया पर कई बार झूठी खबरें और अफवाहें तेज़ी से फैलती है। इससे समाज में क्या होता है, डर, भ्रम और तनाव फैल सकता है। गलत जानकारी लोगों के निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करती है। तो ये मीडिया के कुछ नकारात्मक पहलू होते हैं जो हमने यहाँ पर मानव विकास से रिलेटेड किस प्रकार से वो मानव विकास को प्रभावित करते हैं वो हमने देखा। अब हम देखते हैं इसका निष्कर्ष। तो मीडिया आधुनिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन इसका अधिक और गलत उपयोग मानव विकास पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। अगर हम इसका बहुत ही अधिक उपयोग करते हैं या फिर गलत तरीके से उपयोग कर सकते हैं तो ये नकारात्मक भी हो सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम मीडिया का उपयोग सीमित और सही तरीके से करें। बच्चे और युवाओं को सही मार्गदर्शन देना चाहिए ताकि वे मीडिया के दुष्प्रभाव से बच सकें और अपने मानसिक, शारीरिक और सामाजिक विकास को संतुलित कर सकते हैं। हम देखते हैं कि इस मीडिया के जो द्वारा जो होता है नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, इसके कारण कई देशों के अंदर हम देखते हैं कि 16 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं उनके लिए सोशल मीडिया के पर भी बैन, उनके उपयोग पर बैन लगाया गया है। जैसे ऑस्ट्रेलिया वगैरह के अंदर हमने ये रिसेंटली कुछ न्यूज़ के द्वारा देखा था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय संदर्भ में शिक्षा में मीडिया की भूमिका पर विस्तार से बताइए। तो हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं कि शिक्षा किस प्रकार से, शिक्षा के अंदर मीडिया की क्या क्या भूमिका है। तो भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में शिक्षा को सभी तक पहुंचाना एक बड़ी चुनौती है। यहाँ मीडिया ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब मीडिया का अर्थ जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था, इसमें रेडियो, टेलीविज़न, समाचार पत्र, इंटरनेट, सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म सब आ जाएंगे। तो इन सभी माध्यमों ने शिक्षा को क्या बनाया, सरल, सुलभ और प्रभावी बनाया है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि अभी आप वर्तमान जैसे यूट्यूब पर ही इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वहाँ पर ये आसानी से किस प्रकार से मीडिया ने इसे ही रिफॉर्म किया है वो ही हम आगे देखने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, दूरस्थ शिक्षा में योगदान। तो भारत में कई गांवों और दूर दराज क्षेत्रों में लोग रहते हैं जहां अच्छे स्कूल या शिक्षक उपलब्ध नहीं होते हैं। ऐसे में दूरस्थ शिक्षा या डिस्टेंट एजुकेशन को संभव बनाया है। तो इसी के कारण डिस्टेंट जो एजुकेशन है उसने उसके अंतर्गत जो होती है लोग आसानी से यहाँ पर एजुकेशन उपलब्ध करा पा रहे हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय जैसे इग्नू के अंदर आप पढ़ रहे हैं, जैसे संस्थानों ने रेडियो, टीवी और ऑनलाइन माध्यमों से लाखों विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान की है। इससे कामकाजी लोग और गृहिणियों भी घर बैठे पढ़ाई कर सकते हैं। तो मीडिया का सबसे पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, सकारात्मक पहलुओं के अंदर है। भारतीय संदर्भ में भी हम देखें तो क्या हो जाएगा, दूरस्थ शिक्षा के अंदर इसका बहुत ही बड़ा योगदान है। दूसरा हम देखेंगे शैक्षिक टीवी और रेडियो कार्यक्रम। तो सरकार ने शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई शैक्षिक चैनल भी शुरू करते हैं। आप देखते हैं कि टीवी पर सरकार के द्वारा कई प्रकार के शैक्षणिक चैनल शुरू किए जाते हैं। दूरदर्शन पर शैक्षणिक कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। स्वयं प्रभा जैसे DTH चैनल विद्यार्थियों के लिए 24 घंटे शैक्षणिक सामग्री उपलब्ध कराते हैं। रेडियो पर भी शैक्षणिक वार्ताएं और कार्यक्रम प्रसारित होते हैं, जिससे बिना इंटरनेट के भी विद्यार्थी लाभ उठा सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चैनल्स जो होते हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाते हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन शिक्षा। तो आज के समय में हम देखते हैं कि इंटरनेट ने शिक्षा की तस्वीर बदल दी है। इंटरनेट के अंतर्गत जैसे स्वयं और दीक्षा जैसे प्लेटफॉर्म छात्रों को मुफ्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम उपलब्ध कराते हैं। कोविड-19 महामारी के समय इन प्लेटफॉर्म ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जैसे ही कोविड-19 आया था भारत में, तो वहाँ पर जो डिजिटल एजुकेशन थी उसके अंदर बहुत ही बड़ा रिफॉर्म देखा गया था। जब स्कूल और कॉलेज बनते तब ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से पढ़ाई जारी रही थी। अगला पॉइंट हम देखते हैं कि ज्ञान का त्वरित प्रसार, बहुत ही तेजी से प्रसार।
समाचार पत्र, शैक्षणिक पत्रिकाएं और वेबसाइट विद्यार्थियों को नई जानकारी देती है, और ये जानकारी जो होती है वो इंस्टेंट होती है। पहले जब हम देखते हैं कि अखबार वगैरह, टीवी वगैरह, जो भी उस पर जो भी न्यूज़ आती थी, उस आने में थोड़ा भले ही थोड़ा टाइम लग जाता था और वो थोड़ा छट के आती थी। लेकिन वेबसाइट, सोशल मीडिया वगैरह में इसके माध्यम से हम देखते हैं कि जो भी न्यूज़ वगैरह होती है वो बहुत ही तीव्रता से और बिना किसी प्रकार के छटके, व जो भी उसका जो रॉ कंटेंट होता है वो बच्चों को आसानी से उपलब्ध हो पाता है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र मीडिया से ताज़ा घटनाओं और सामान्य जानकारी प्राप्त करते हैं, करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी होता है। यूट्यूब और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी कई शिक्षक मुफ्त में पढ़ाते हैं, जिससे छात्रों को अतिरिक्त सहायता मिलती है, जैसे कि आप ये वीडियो देख रहे हैं। अगला क्या हो जाएगा, शिक्षण को रोचक और प्रभावी बनाना। मीडिया के माध्यम से पढ़ाई अधिक रोचक बन गई है। वीडियो, एनिमेशन, चित्र और ऑडियो सामग्री से कठिन विषय भी आसानी से समझ में आते हैं। इसके अंतर्गत स्मार्ट क्लास और प्रोजेक्टर के माध्यम से कक्षा में पढ़ाई का स्तर बहुत ही अच्छा हुआ है। इससे विद्यार्थियों की रुचि और समझ दोनों बढ़ती है। तो ये मीडिया के द्वारा समाज के अंदर, भारतीय समाज के अंदर किस प्रकार से रिफॉर्म आया है, ये सब कुछ हमने ये देखा था। अब हम देखते हैं कि इसका निष्कर्ष क्या है। तो भारतीय संदर्भ में मीडिया शिक्षा का एक शक्तिशाली साधन बन चुका है। इसने शिक्षा को सबके लिए सुलभ और सस्ती बनाया है। आसानी से ये उपलब्ध हो जाती है और बहुत ही कम रेट पर या फिर बिना किसी शुल्क के ये आसानी से शिक्षा उपलब्ध हो जाती है। हालांकि इंटरनेट की कमी और तकनीकी समस्याएं कुछ क्षेत्रों में बाधा बनती है, फिर भी मीडिया ने शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति तो ला ही दी है। सही दिशा में उपयोग किया जाए तो मीडिया भारत की शिक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत बना सकता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, उपयुक्त उदाहरण देते हुए मीडिया और संस्कृति, ये क्या हो जाएगा, मीडिया और संस्कृति के बीच संबंधों पर चर्चा कीजिए। तो मीडिया और संस्कृति एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। आखिरकार संस्कृति का मतलब क्या होता है? तो संस्कृति से मतलब है किसी समाज के रीति रिवाज, उनकी जो क्या क्या परंपराएं हैं, वहाँ की भाषा, वहाँ का पहनावा, खान पान, कला और सोचने का तरीका। तो किसी समाज के रीति रिवाज हो जाएंगे, वहाँ की क्या क्या परंपराएं हैं, उनके वो क्या क्या लैंग्वेज बोलते हैं, वो किस प्रकार के कपड़े पहनते हैं, उनका खाना कैसा है, और उनकी कला है, सोचने का तरीका, ये सब कुछ किसके अंतर्गत आ जाएगा, संस्कृति के अंतर्गत आ जाएगा। अब मीडिया क्या होता है? मीडिया वह माध्यम है जिसके द्वारा जानकारी, विचार और मनोरंजन लोगों तक पहुंचते हैं, और इसके अंतर्गत जैसे हमने पहले पढ़ा है, इसके अंदर समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न, फिल्में, सोशल मीडिया, सब कुछ मीडिया के अंतर्गत आ जाएगा। तो संस्कृति और मीडिया दोनों आखिरकार होते क्या है, अलग अलग, ये हमने इंट्रोडक्शन दे दिया, और हम इसके बीच अंतर संबंध किस प्रकार से हैं वो हम आगे देखेंगे। तो मीडिया न केवल संस्कृति को दिखाता है बल्कि उसे प्रभावित भी करता है। पहला पॉइंट हम देखते हैं कि संस्कृति को दर्शाने में मीडिया की भूमिका। आखिरकार संस्कृति को किस प्रकार से उसका व्यू पॉइंट रखा जाता है मीडिया के अंतर्गत, उसके अंदर मीडिया क्या क्या भूमिका है वो हम पहले पॉइंट के अंतर्गत देखेंगे। तो मीडिया समाज की संस्कृति को दुनिया के सामने प्रस्तुत करता है। किसी भी समाज की जो संस्कृति है वो मीडिया के द्वारा ही पूरे दुनिया के सामने प्रस्तुत की जाती है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि हिंदी सिनेमा में भारतीय परिवार, त्योहार और परंपराएं अक्सर दिखाई जाती है। किस प्रकार से भारतीय परिवार होते हैं, वहाँ पर त्यौहार कैसे मनाया जाता है, जैसे कि मीडिया के अंदर हम देखते हैं कि किसी फिल्मों के अंदर जैसे करवा चौथ वगैरह हो जाता है, होली, दिवाली, ईद, इन सबको बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाया जाता है, जो कि भारतीय संस्कृति का बहुत ही बड़ा उदाहरण है। परंपराएं अक्सर दिखाई जाती है। बॉलीवुड की फिल्मों में दिवाली, होली और शादी जैसे कार्यक्रमों को बड़े स्तर पर दिखाया जाता है। इससे भारत की संस्कृति अन्य देशों तक पहुँचती है। तो इसी तरह हम देखते हैं कि टीवी कार्यक्रम इसके अंतर्गत जैसे रामायण हो जाएगी, महाभारत ने भारतीय पौराणिक कथाओं और धार्मिक मान्यताओं को घर घर तक पहुंचाया है। इन कार्यक्रमों ने लोगों को अपनी परंपराओं से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो ये पहला पॉइंट हमने देखा कि किस प्रकार से जो मीडिया होती है वो किसी भी देश की जो संस्कृति होती है उसको आम जनमानस के साथ या फिर पूरी दुनिया के साथ किस तरह से शेयर करती है और सामने लाती है। दूसरा पॉइंट हो जाएगा संस्कृति को बदलने में मीडिया का प्रभाव। तो मीडिया केवल संस्कृति को दिखाता ही नहीं है बल्कि उसमें बदलाव भी लाता है। उदाहरण के लिए देखते हैं कि पाश्चात्य यानी वेस्टर्न संस्कृति का प्रभाव भारतीय युवाओं पर मीडिया के माध्यम से ही पड़ा है। हॉलीवुड की फिल्में और विदेशी संगीत के कारण यहाँ हमारे जो पहनावा, भाषा और जीवन शैली है उसके अंदर लगातार परिवर्तन आया है।
और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे इंस्टाग्राम और यूट्यूब ने सांस्कृतिक प्रवृत्तियों को जन्म दिया है। किस नई नई प्रकार की जो सांस्कृतिक प्रवृत्तियां हैं वो लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम यूट्यूब इनके द्वारा परिवर्तित हो रही है और नई जन्म ले रही है। आजकल रील्स व्लॉग और ऑनलाइन ट्रेंड युवाओं की सोच और व्यवहार को प्रभावित करते हैं। लोग नए फैशन शैली और बोलचाल के तरीके अपनाने लगे हैं। अगर हम देखते हैं कि लगातार जो नई जनरेशन है जेनजी वगैरह होता है, इनके अंतर्गत किस प्रकार से नई नई प्रकार की भाषाओं उनसे रिलेटेड शब्द होते हैं वो किस प्रकार से नए नए उत्पन्न हो रहे हैं, ये सब कुछ मीडिया के द्वारा ही संभव हो पा रहा है। अगला हम पॉइंट देखते हैं कि संस्कृति के संरक्षण में मीडिया की भूमिका। तो मीडिया संस्कृति को सुरक्षित रखने में भी मदद करता है। लोकगीत और लोक नृत्य और क्षेत्रीय भाषाओं को रेडियो टीवी के माध्यम से बढ़ावा मिलता है। दूरदर्शन जैसे सरकारी चैनल पारंपरिक कला और शास्त्रीय संगीत को प्रसारित कर रहे हैं, जिससे नई पीढ़ी अपनी जड़ों से जुड़ी रहती है। तो संस्कृति जो होती है उसका संरक्षण भी मीडिया के द्वारा किया जाता है। इसके अंतर्गत जैसे डॉक्यूमेंट्री फिल्में होती है और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी ऐतिहासिक धरोहर और परंपराओं को सुरक्षित करने में सहायक होते हैं। तो संस्कृति का संरक्षण भी मीडिया के द्वारा किया जाता है। आगे हम देखते हैं कि सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव। तो मीडिया और संस्कृति का संबंध सकारात्मक भी है और नकारात्मक भी है। सकारात्मक रूप से मीडिया लोगों को एक दूसरे की संस्कृति समझने का अवसर देती है, इससे आपसी सम्मान और भाईचारा बढ़ता है। लेकिन नकारात्मक रूप भी कभी कभी मीडिया गलत या अधूरी जानकारी दिखाकर संस्कृति की गलत छवि प्रस्तुत करता है। इससे जो भी रूढ़ियाँ होती है स्टेरियोटाइप्स जो होते हैं वो बनती है और समाज में भ्रम भी फैलता है। तो मीडिया और समाज किस तरह से एक दूसरे से अंतर संबंधित है वो सब कुछ हमने यहाँ पर देखा। मीडिया और संस्कृति किस प्रकार से अंतर संबंधित है वो हमने देखा। अब हम देखते हैं इसका निष्कर्ष क्या है। तो अंत में कहा जा सकता है कि मीडिया और संस्कृति का संबंध बहुत मजबूत है। मीडिया संस्कृति को दिखाता है, फैलाता है और बदलता भी है। ये हमारी सोच में, हमारे व्यवहार में और हमारी जीवन शैली को भी प्रभावित करता है। इसलिए ज़रूरी है कि मीडिया अपनी जिम्मेदारी को समझे और संस्कृति को सही और संतुलित रूप से प्रस्तुत करे। तो ये हमने देख लिया। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, मीडिया मनोवैज्ञानिक की भूमिका पर चर्चा कीजिए। मीडिया शोध के लिए विशिष्ट जटिलताओं को स्पष्ट कीजिए। तो मीडिया मनोवैज्ञानिक एक इसकी क्या भूमिका होती है ये हम देखें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मीडिया मनोवैज्ञानिक वह विशेषज्ञ है जो ये समझने का प्रयास करता है कि मीडिया लोगों के विचारों, उनकी भावनाओं और व्यवहार को किस प्रकार से प्रभावित करता है। तो मीडिया मनोविज्ञान क्या है? ये एक स्पेसिफिक वह विशेषज्ञ है जो ये हमें ये बताने में मदद करता है कि जो मीडिया होती है वो लोगों के जो विचार होते हैं, उनके जो भी फीलिंग्स होती है, उनकी भावनाएं होती हैं, उनके बिहेवियर होते हैं, उसको किस प्रकार से प्रभावित करता है। यह क्षेत्र मनोविज्ञान और मीडिया का अध्ययन का मिश्रण है। जैसा कि इसके नाम से हम देख रहे हैं मीडिया मनोवैज्ञानिक, तो ये मनोविज्ञान और मीडिया का क्या है? एक सम्मेलन है, उनका मिश्रण है। आज के समय में जब टीवी, मोबाइल, इंटरनेट और सोशल मीडिया हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके हैं, तब मीडिया मनोवैज्ञानिक की भूमिका और भी अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। मीडिया मनोवैज्ञानिक का पहला कार्य क्या है? यहाँ से हम एक एक करके इनको देखते हैं। तो आप इनको पॉइंट बनाकर भी लिख सकते हैं या फिर एक से निबंध के रूप में भी आप इसे लिख सकते हैं। तो इसका पहला पॉइंट क्या हो जाएगा? इसका पहला यह अध्ययन करना कि विभिन्न प्रकार के मीडिया जैसे समाचार, फिल्में, विज्ञापन, सोशल मीडिया लोगों पर क्या प्रभाव डालते हैं। तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा इसका कि क्या क्या प्रभाव ये मीडिया जो होती है वह लोगों पर डालती है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि हिंसात्मक कार्यक्रम बच्चों के व्यवहार को कैसे प्रभावित करता है, या सोशल मीडिया आत्मछवि या सेल्फ इमेज पर क्या असर डालता है। दूसरा हम इसमें पॉइंट देखेंगे, ये हो जाएगा दूसरा पॉइंट कि वे मीडिया सामग्री बनाने वालों को सलाह देते हैं। वे टीवी चैनलों, फिल्म निर्माताओं, विज्ञापन एजेंसियों और डिजिटल प्लेटफॉर्म को बताते हैं कि किस प्रकार की सामग्री दर्शकों पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। उदाहरण के लिए बच्चों के कार्यक्रमों में शैक्षिक और नैतिक संदेश शामिल करने की सलाह देना। तो पहला पॉइंट क्या हो जाता है कि किस प्रकार से ये अध्ययन करते हैं कि सोशल मीडिया का क्या क्या लोगों पर प्रभाव रहता है। दूसरा क्या होता है, ये सजेशन दे रहे हैं। यहाँ पर ये क्या हो रहा है, ये यहाँ पर सजेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, कि किस प्रकार से सामग्री जो होती है वो समाज के अंदर मीडिया के द्वारा प्रस्तुत की जानी चाहिए। तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा
तीसरा हो जाएगा मीडिया मनोवैज्ञानिक मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं पर भी काम करते हैं। ये किस में हो जाएगा? मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं। वे ये समझने की कोशिश करते हैं कि लगातार नकारात्मक समाचार देखने से लोगों में चिंता या तनाव क्यों बढ़ता है। वे सोशल मीडिया की लत, साइबर बुलिंग और ऑनलाइन व्यवहार जैसी समस्याओं पर भी शोध करते हैं। चौथा पॉइंट क्या हो जाएगा? वे समाज में जागरूकता फैलाने का काम भी करते हैं। वे लोगों को ये सिखाते हैं कि मीडिया का उपयोग संतुलित और जिम्मेदारी से कैसे किया जाए। तो ये कुछ हमने इसके 4 पॉइंट्स पढ़े हैं मीडिया मनोवैज्ञानिक की क्या क्या भूमिका होती है। आगे हम देखते हैं कि मीडिया शोध की विशिष्ट जटिलताएं क्या क्या है। मीडिया के अंदर जो भी शोध किया जाता है उसके अंदर किस किस प्रकार की जटिलताएं होती है, किस किस प्रकार की परेशानियां सामने आती है, वो हम एक एक करके देखते हैं। तो मीडिया शोध आसान नहीं होता, इसमें कई प्रकार की जटिलताएं होती है। इसके अंतर्गत पहली जटिलता है प्रभाव को नापना। प्रभाव को नापना यानी कि किस प्रकार से क्या क्या इम्पेक्ट जो हो रहा है किसी भी मीडिया का, किसी भी चीज़ का जो इम्पेक्ट हो रहा है वो कितने स्तर तक हो रहा है। तो ये तय करना कठिन होता है कि किसी व्यक्ति के व्यवहार में आया बदलाव केवल मीडिया के कारण हुआ है या अन्य सामाजिक, पारिवारिक और व्यक्तिगत कारणों से। कई बार मीडिया का प्रभाव धीरे धीरे से और लंबे समय में दिखाई देता है। ठीक है, तो ये पहली जटिलता हो जाएगी मीडिया शोध की। अब हम देखते हैं दूसरी जटिलता क्या है? विविधता। विविधता क्या है? भारत जैसा देश है वो बहुत ही बड़ा है, उसके अंदर अलग अलग प्रकार के धर्म, जाति, आयु, लिंग, उनसे रिलेटेड लोग रहते हैं, तो ये विविधता हो जाएगी। तो अलग अलग आयु, लिंग, शिक्षा और सामाजिक पृष्ठभूमियों के लोगों पर मीडिया का प्रभाव अलग अलग होता है। एक ही चीज़ का देखते हैं कि हम अलग अलग प्रभाव देखा जा सकता है, इसलिए एक ही निष्कर्ष पर सभी को लागू नहीं किया जा सकता। तीसरा क्या हो जाएगा? तीसरी जटिलता है तकनीकी बदलाव। मीडिया तेजी से बदल रहा है, पहले केवल टीवी और रेडियो थे, अब सोशल मीडिया, ओटीटी प्लेटफॉर्म और डिजिटल गेम्स भी है। नई तकनीकों के कारण शोध को लगातार अपडेट करना पड़ता है। तो ये तीसरी इसकी जटिलता हो जाएगी। चौथी जटिलता क्या हो जाएगी? नैतिकता, यानी क्या क्या मोरलिटी क्या है इसकी, वो चौथी जटिलता हो जाएगी। तो शोध करते समय प्रतिभागियों की गोपनीयता, प्राइवेसी और सुरक्षा का ध्यान रखना आवश्यक होता है। विशेष रूप से बच्चों और किशोरों पर शोध करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। तो ये इसकी कुछ मीडिया शोध के अंदर कुछ जो डिफ़िकल्टी सामने आ रही है, कुछ कुछ जटिलताएं सामने आ रही है, वो हमने देखी। तो अंत में हम देखते हैं कि मीडिया शोध में सही और विश्वसनीय आंकड़े जुटाना भी महत्वपूर्ण चुनौती होता है। लोग हमेशा ईमानदारी से उत्तर नहीं देते हैं, जिससे परिणाम भी क्या होते हैं? प्रभावित हो सकते हैं। तो मीडिया के अंदर कुछ भी हम देखते हैं कि कुछ स्पेशल रिपोर्ट्स होती है मीडिया के द्वारा समाज के अंदर सामने प्रस्तुत की जाती है, तो उसके अंदर जो शोध किया जाता है मीडिया के द्वारा, उसके अंदर जो जो डिफ़िकल्टीज होती है वो किस प्रकार की होती है, ये हमने इस क्वेश्चन के अंदर देखा है। ठीक है, तो इसका हम आखिर में निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष क्या हो जाएगा? मीडिया मनोवैज्ञानिक समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे मीडिया के प्रभाव को समझकर समाज को बेहतर दिशा देने का प्रयास करते हैं। हालांकि मीडिया शोध में कई जटिलताएं होती है, फिर भी यह क्षेत्र आधुनिक समाज को समझने के लिए अत्यंत आवश्यक है। ओके, तो हमने इसमें BPCG 174 इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखे। अगर आपको किसी प्रकार की क्वेरी है तो आप हमारे व्हाट्सएप मैसेज 9580023321 इन पर हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।